नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। आज का हमारा ये जो स्पेशल शो है वो जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम से। इंश्योरेंस का मकसद होता है लोगों की जिंदगी को सुरक्षा देना, लेकिन जब यही इंश्योरेंस मौत का सौदा बन जाए तो डरावना सच सामने आता है। देश में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने की एक बड़ी वजह है इंश्योरेंस फ्रॉड। उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आया है भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम घोटाला, जहां पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, मरने के बाद ई-केवाईसी और यहां तक कि हत्या करके भी क्लेम लिया गया है। इस रैकेट में शामिल थे बैंक मैनेजर, अस्पताल के कर्मचारी, इंश्योरेंस एजेंट और कई सरकारी लोग। हमारे साथ जुड़ रही हैं वो अफसर जिन्होंने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। संभल की एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा। आइए जानते हैं इस करोड़ों के घोटाले के अंदर की पूरी सच्चाई सीधे उसी अफसर से जिसने इसे बेनकाब किया। अनुकृति शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस पूरे घोटाले का आपको पता कैसे चला, आपसे यही समझना चाहेंगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपने इस गिरोह से अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। थैंक यू सो मच अनुराग जी, सबसे पहले मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और इस पूरे फ्रॉड के बारे में बात करने के लिए। तो इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं थोड़ी फिल्मी थी। इस पूरे केस की शुरुआत हम लोग ऐसा नहीं है किसी टिप पे काम कर रहे थे या फिर किसी ने हमें एप्लीकेशन दिया था। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोएक्टिव पुलिसिंग बाय संभल पुलिस। इसमें हम लोग दो सस्पिशियस व्हीकल हमें लगे थे और हम लोगों को काफी फॉगी नाइट था उस दिन। जिस तरह का इन गाड़ियों का मूवमेंट था तो लगा कि इनको रुक के चेक करना चाहिए एक बार। जब इनको रुक के चेक किया हम लोगों ने तो इस गाड़ी में से हमें दो व्यक्ति मिले। एक का नाम ओंकारेश्वर मिश्रा करण था, दूसरे का नाम अमित था। इनके पास से हमें 11.5 लाख कैश और करीबन 19 डेबिट कार्ड इनके वॉलेट में हमें मिले थे। उन डेबिट कार्ड्स की विशेषता ये थी कि उसमें से 4 डेबिट कार्ड के अलावा जितने भी अन्य डेबिट कार्ड थे वो किसी और लोगों के नाम पे थे। जब इन लोगों से हमने इन डेबिट कार्ड्स के बारे में पूछा तो ये लोग कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद 11.5 लाख रुपए के बारे में भी ये लोग नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद जब इनके फोन वगैरह हम लोगों ने चेक किए तो उसमें हमें काफी बीमा के कागज, इंश्योरेंस के कागज, कई गरीब लोगों की फोटोग्राफ्स, कैंसर पीड़ितों की फोटोग्राफ्स, ये सब मिल रही थी। जब उन सारी चीजों को हम लोगों ने जोड़ के इससे पूछा कि ये सब क्या करते, तो उसने अपने आप के बारे में बताया और उसके पास से हमें 2 आई कार्ड भी मिले थे जिसमें दे रखा था कि उसका डेजिग्नेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और वो 2 कंपनी फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज और ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। मेरे को इंश्योरेंस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था पहले कि मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरीके से चीजें होती हैं। तो उसने बताया कि जो भी अर्ली क्लेम्स के केसेस होते हैं, बड़ी बीमा पॉलिसी होती है, तो उनमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है मैम, तो हम वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पर जो उसकी चैट्स थी उसके अंदर ये दे रखा था कि फलाना व्यक्ति का 10 लाख रुपए क्लेम का आ गया है। तो मेरा उसे यही सवाल था कि जब आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसने बताया कि पर इन्वेस्टिगेशन उसे 2,500 रुपए मिलता है, तो आपका जॉब वहीं खत्म हो जाता है। आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसका कितना पैसा आया। उसके बाद उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी उन चैट्स के अंदर हम लोगों को दिखा। काफी हैवी वॉल्यूम हमें ट्रांजैक्शंस दिखे। ये अपने जिस ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के लिए काम करता था उसके मालिक को ये पैसे भेजता हुआ हमें दिखा। चैट्स पे इसने स्क्रीनशॉट्स भेजे इसके पेटीएम के ट्रांजैक्शन। तो ये कोई अपने एम्प्लॉयर से सैलरी लेगा, उसे पर पॉलिसी 80,000 1 लाख रुपए दे क्यों रहा था, किस बात के दे रहा था। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर हम लोगों ने जो फोटोज और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले उसमें से एक महिला का केस मिला जिसका नाम था सुनीता। उसका पति सुभाष लाइफ अश्योर्ड था, बगल का डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। तो हमें लगा कि इसको हम तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। 10.5 लाख रुपए उसके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आ गए थे। तुरंत एक टीम हमने बुलंदशहर भेजी। 1 घंटे में वहां पहुंच गए और वहां उससे जाके पूछा, इंश्योरेंस वाले ही बन के हम गए और हमने उनसे पूछा कि हमने आपके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए आपके पति के जीवन बीमा का डलवाया है, क्या आपको रुपए मिले? तो उसका कहना था कि किस बात के रुपए, कौन सी पॉलिसी। शी हैड नो आइडिया। तो हमने कहा कि आपके अनूप शहर बैंक के खाते में डाले हमने, येस बैंक के। तो बोले वहां तो मेरा कोई खाता ही नहीं है।
तो वहाँ से हमें समझ में आया कि जिस महिला के नाम पे आए हैं, जो नॉमिनी है, ना उसको पॉलिसी की जानकारी है, ना उसको उस खाते के बारे में जानकारी है। पर हमने ओमकारेश्वर का फ़ोन उसको दिखाया, हमने कहा कि आपकी फ़ोटो मिली है हमें इसके फ़ोन में। आप इस तरीके से कागज़ लेके खिंचवा रही हैं कि मेरे पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है और आप बता रही हैं आपके पति को उसने बताया था कि दारू पी ज़्यादा पीने की वज़ह से लिवर खराब हो गया था। तो बोली कि आशा वर्कर आई थी मेरे गाँव में और उसने कहा था कि तुम्हारे पति की इतनी तबीयत खराब है, वो 2-3 आदमियों को लेकर आई थी, तो उसने कहा था कि कुछ रुपए मिल जाएँगे, सरकारी सहायता हो जाएगी और उसके लिए वो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके गई थी। उसने मुझे कुछ जगह हस्ताक्षर कराया, कुछ जगह अंगूठा लगवाया था। मुझे नहीं पता। तो हमने कहा कि आपको कुछ पैसा दिया आशा ने लाके? तो उसने बताया 20,000 रुपए। तो साढ़े अच्छा। 10 लाख में से जो नॉमिनी है एक्चुअल उसको 20,000 रुपए ही मिला था। दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड और देन एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस। जो डेबिट कार्ड हमें उसके पास से मिले थे, वो सारे डेबिट कार्ड्स अलग-अलग नॉमिनीज़ के थे। क्योंकि ये लोग जब खाते खुलवाते हैं, तो खाता खुलवाने के बाद जो भी उस खाते से रिलेटेड चेकबुक होता है या पासबुक होता है, डेबिट कार्ड होता है, वो सब ये लोग अपने पास रखते हैं। आदमी को धोखे में रखते हुए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए और उसकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हुए उससे पैन कार्ड, डेबिट कार्ड ले लेना, उनकी पॉलिसी खुलवाना, बैंक वालों की मिलीभगत हमें इसके अंदर दिखी, ना ही सिर्फ़ व्यक्ति की गैर मौजूदगी में या उसको धोखे में रखते हुए उसका ई-केवाईसी करवा के खाता खुलवाया, परंतु हमें ये भी दिखा बाद में कि सुनीता का जो ट्रांज़ैक्शन था, उसमें 2 सेल्फ चेक के माध्यम से साढ़े 4 लाख और 4,75,000 रुपए विथड्रॉ हुए थे। जबकि सुनीता कभी बैंक ही नहीं गई। तो जब बिल्कुल। सुनीता बैंक नहीं गई तो सेल्फ चेक से पैसा कैसे निकला? तो बिल्कुल। फिर बैंक वाले मिले थे ये लोग पॉलिसी करा के और क्योंकि उन खातों पे नॉमिनी के पूरा इन्हीं का कंट्रोल होता है, तो ये सारी बीमा की रकम भी हड़प लेते हैं। ये गेम समझ में आया? वहाँ से हमने शुरू किया। आपने पूछा कितने गिरफ्तार हुए? तो हम लोगों ने संभल पुलिस ने ऐसे ही अलग-अलग विक्टिम्स को अप्रोच करके 18 से ऊपर अभियोग पंजीकृत कराए हैं, जो सिर्फ़ संभल में नहीं है परंतु मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूँ मेरा एम ये था कि आस-पास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एटलीस्ट वहाँ क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी बात है कि इसमें विक्टिम को ही नहीं पता है कि वो विक्टिम है। जैसे सुनीता को ही नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। उसके लिए तो तब तक आशा बहुत अच्छी थी क्योंकि 20,000 रुपए देके चली गई थी। पर उसे ये नहीं पता था कि 10 लाख रुपए वो अपने साथियों के साथ मिलके खा गई है। बिल्कुल। हाँ, तो उनको हमने काउंसल किया फिर उन लोगों से ऐप लिए तो 18 मुकदमे और उसमें टोटल 60 से ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 3 व्यक्तियों ने सरेंडर किया है और इसमें कुछ केसेस मर्डर के निकल के आए थे जो ऑलरेडी पंजीकृत थे पहले, उनमें 13 लोगों को हम लोगों ने कुल जेल भेजा है। तो 60 बिल्कुल। प्लस 13 प्लस 3। ये गिरोह जो है जिस तरह से आपने बताया है बीमार या मरे हुए लोगों का नाम कैसे इस्तेमाल करता था, ये आपसे समझना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि देश भर में ऐसे और भी कई गैंग काम कर रहे हैं जो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ कर रहे हैं? क्या ऐसी जो गैंग हैं देश भर में मौजूद हैं? बिल्कुल, देश भर में ऐसे कई गैंग काम कर रहे हैं। मुझे ये इन लोगों से बात करके समझ में आया कि जैसे संभल में ये इनका कहना था जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया कि करीबन आज से 12-15 साल पहले एक व्यक्ति ने यहाँ पे ये फ्रॉड करना शुरू किया। उसने अपने अंडर काफ़ी चेलों को ट्रेन किया। उन्हें समझ में आया कि बहुत ही लो रिस्क फ्रॉड है, इसमें पकड़े जाने की आशंका बहुत कम है। फिर वो जो चेले इनके तैयार हुए, वो उन्होंने अलग-अलग राज्यों में जाके बेल्लारी में एक नोड बनाया, धनारी, संभल में एक क्षेत्र है, वहाँ बनाया, अमरोहा में बनाया। ये लोग फैलते चले गए। उन लोगों से जब बात हुई और हम लोगों के पास जो रिकवरीज़ हुई, रिकवरीज़ में हमें इन्हीं लोगों के पास से गुजरात से लेके असम तक हमें कई लोगों के करीबन 250 से ऊपर पासबुक्स वगैरह हमने बरामद की हैं इन लोगों से। और आप देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी मध्य प्रदेश तक का जो लेवल है, सारे स्टेट्स बारपेटा, असम तक के लोगों के पासबुक मिले। जब इन लोगों से हमने बात-वात करना शुरू किया, तब पता चला कि कई सारे गैंग्स क्योंकि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो आपको जर्नलिज़्म आता है, तो बहुत सारे लोगों को आता है। यू ऑल नो कि ट्रेड का सीक्रेट क्या है, आपको अपने काम करने का इन सबको पता है, सबका मोडस ऑपरेंडी एक है, सबको पता है कैसे फ्रॉड करना है।
तो सब अपने अपने इलाके में अपनी अपनी गैंग्स कर रही हैं। और इन्हीं लोगों ने हमसे ये कहा था, मैंने कहा आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया में क्यों ऑपरेट कर रहे हो, आप साउथ इंडिया में भी जाओ, इतना बड़ा मार्केट है। तो बोले मैम वहां अलग गैंग्स कर रही हैं। अब हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका में जाने के लिए, क्योंकि आशा वर्कर प्रधान लोगों से बात करना पड़ता है, तो मराठी और कन्नड़ नहीं ना सीख पाएंगे मैम। तो बिल्कुल। इसलिए वहां पे भी ये फ्रॉड हो रहा है। पर वहां पे जो लोकल गैंग्स हैं वो इस तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो ऑल ओवर इंडिया ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि इन सब लोगों का मोडस ऑपरेंडी, और ये लोग बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड हैं। सबको पता है कि लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे उसको मिसयूज किया जा सकता है। बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है। मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, क्या सच में कुछ लोगों को मारकर इंश्योरेंस क्लेम लिया गया है? क्योंकि ये काफी चौंकाता है कि जो जिंदा लोग हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनको मार दिया गया है सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो ये काफी डरावना सच है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस के क्लेम बढ़ते हैं तो लोगों का प्रीमियम भी बढ़ता है। तो आपसे यही समझना है, कितने लोगों को मारा गया है सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम के लिए, आपकी जांच में अगर ये सामने आया है तो? हाँ, तो पहले वाले में भी आपने पूछा था कि टर्मिनली इन लोगों का कैसे पता चलता है, इन्हें मरने वाले लोगों का। तो केस की शुरुआत वहां से हुई थी। मुझे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो शुरू शुरू में हमें कैंसर पीड़ित, टीबी पीड़ित, इन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे। तो हमें ये समझ में उस समय ये आया था कि इंश्योरेंस कंपनियों से बीमारी के उपचार के कागज छुपा ले जाते हैं। इनके पास होते हैं, इन्हें ये पता भी होता है कि वो व्यक्ति बीमार है, उसकी कायदे से पॉलिसी खुल ही नहीं सकती। और इन्वेस्टिगेशन भी ये लोग इंश्योरेंस कंपनी की साठ गार्ड से खुद को ही अलॉट करा लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन ओके करके भेज देते हैं कि ये व्यक्ति वाकई में हार्ट अटैक से मरा है। उस समय तक मैं ये सोच रही थी कि ये बीमार व्यक्तियों को ये लोग निशाना बनाते हैं आशा और ग्राम प्रधान की मदद से, क्योंकि वो लोग हैं जिन्हें गांव में सबसे पहले पता चलता है कि इस गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी मरने वाला है। जल्दी मरना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीमियम ये लोग एक ही बार पे करने के इच्छुक होते हैं। ज्यादा लंबा साल जिएगा तो 3 साल बाद तो एनीवेज इनको पूरा बीमा का पैसा देना होगा इंश्योरेंस एक्ट की वजह से। और अगर 1-2 साल जी गया तो 2 बार प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा। तो दे टारगेट पीपल हु आर अबाउट टू डाई। आशा और ग्राम प्रधान गांव वगैरह में, और हमें कुछ लोग अब पकड़ में आए हैं जो कि बड़े बड़े जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में बाहर दलाल लोग की तरह जो घूमते हैं, वो भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं और गैंग से कनेक्ट करवाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बार जब हम लोगों ने रेड्स दिया तो हमें एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स हमें ऐसे मिले कि जो व्यक्ति जून में मर चुका था। हमें जून की उसके कैंसर की इलाज के पेपर मिले, हमें जून के उसके शमशान घाट की रसीद मिली कि उसका क्रीमेशन हुआ है। हमें दिल्ली एमसीडी का भी उसका एक क्रीमेशन रसीद मिला कि इस व्यक्ति को 19 जून को जलाया गया है निगमबोध शमशान घाट पे। फिर हमें उसके 2 महीने बाद 3 पॉलिसी उसके नाम पे शुरू की गई, 3 अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनीज की, जिनकी कुल वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है। फिर उसके बाद हमें दिखता है कि अगर बीमा कराया है तो 2 महीने बाद उसे फिर मारना होगा, तभी तो क्लेम का पैसा ले पाएँगे। तो बिल्कुल। उसको 2 महीने बाद मारने के लिए पूरा एक वाटर टाइट डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान का, और उसके अंदर उन्होंने उसका पूरा हार्ट अटैक से इलाज दिखाया। यहाँ तक कि जो आदमी जून में मर चुका है उसका दिसंबर में ईसीजी तक उन लोगों ने उसके अंदर लगाया है। और फिर उसको दिखाते हुए फिर से इन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट बनवा के, और उन 3 में से अभी तक 1 का पैसा भी इनका आ चुका था। और 2 में, क्योंकि ये हम लोगों ने खुलासा कर दिया था फरवरी में ही कि ये आदमी ऑलरेडी मर चुका है और ये प्री पॉलिसी डेथ का केस है, तो फिर उन लोगों ने 2 कंपनियों ने इसको रेपुडिएट कर दिया था। तो ये भी ये लोग करते हैं। आपके द्वारा जो जानकारी बताई जा रही है वो काफी चिंतित करने वाली है। जिस तरह से आपने बताया है कि टर्मिनली इल लोगों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई। एक मामला तो ये भी सामने आया है कि एक युवा व्यक्ति था जिसकी 7 पॉलिसी ली गई और फिर उसकी डेथ हो जाती है, बाद में एक्सीडेंटल डेथ होती है, और उसके बाद भी बाद में पुलिस की भी एफआईआर रिपोर्ट जो है वो क्लोजर रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन 7 पॉलिसी उसकी इनकम से मैच नहीं खाती थी। आगे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अस्पतालों और सरकारी कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका थी, क्या रोल था, क्योंकि जिस तरह से
इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई है, लेकिन एक बड़ी चेन है जिसमें केवल इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका नहीं हो सकती, डेथ सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी लगती है इंश्योरेंस क्लेम में। तो आपसे ये समझना है कि हॉस्पिटल्स का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था, हॉस्पिटल जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे, जो साथ में मिले हुए थे, सरकारी कर्मचारियों की क्या भूमिका थी इस मामले में? अब सरकारी कर्मचारी तो जैसे डेथ क्लेम्स करने में डीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ सर्टिफिकेट। तो हमें ये भी लगा कि सरकारी स्कीम्स जैसे जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और वेल थॉट स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इस तरीके से, तो यहाँ पे इन लोगों ने सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन की मंशा का दुरुपयोग किया और उसमें उन्होंने कई लोगों के फर्जी डीसी बनवाए। जो आदमी मर चुके थे, उनका बाद में प्रीमियम कटवा के और फिर उनका आगे की डेट का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। ग्राम सचिव जो होते हैं, विलेज सेक्रेटरीज, जो ये बनाते हैं उनकी सहायता से। तो हम लोगों ने इसमें विलेज सेक्रेटरीज को भी जेल भेजा है। हम लोगों ने बैंक मैनेजर्स को भी जेल भेजा है, जिन लोगों की संलिप्तता खाते खुलवाने से लेके विड्रॉल्स में रही है। आशा वर्कर को भी हम लोगों ने जेल भेजा है, जो सरकारी कर्मचारी है। और जो मैंने आपको पहले केस बताया, जो त्रिलोक का केस है, जो ऑलरेडी उसकी डेथ के बाद पॉलिसी कराई गई थी, उसके अंदर हम लोगों ने अभी एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के कुछ लोगों को जेल भेजा है, जो कि ना ही सिर्फ वहाँ के डॉक्टर्स की सील्स जो मुहर वगैरह होती हैं उसको उन्होंने फोर्ज किया, और उस फोर्ज सील्स की सहायता से पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया फर्जी तरीके से, ताकि आदमी को बाद में हार्ट अटैक से मराया हुआ दिखाया जा सके। तो ये सारा इन लोगों का रोल है। सही में इतने सालों से पत्रकारिता करते हुए ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, और आप जिस तरह से विस्तार से बता रही हैं, जिस बारीकी से आपने इस पूरे मामले की जांच की है, परत दर परत इस मामले को खोला है, एक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक जो आपने और आपकी टीम ने जोड़ा है, ये सभी को देखने लायक है। इंश्योरेंस कंपनियों को, बैंकों को, यहाँ तक कि रेगुलेटर को, कि जो सिस्टम के अंदर छोटी छोटी लूप होल्स है उसका इस्तेमाल किया गया है और इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया है। मरे हुए लोगों के नाम पर जो बैंक अकाउंट और ई केवाईसी कैसे खोली गई, कैसे ये खुल सकती है, और इसमें कहां पर गड़बड़ी हुई? ई केवाईसी इन लोगों ने इम्पर्सनेशन से करी। इन लोगों ने जो उस व्यक्ति का लुक अलाइक था उसको वहां पे खड़ा करके और उसके माध्यम से इन लोगों ने उसके अंदर ई केवाईसी किया, जो कि काफी डिस्टर्बिंग है, बट ऐसे ही इन लोगों ने किया। और बैंक में हम लोगों ने इन लोगों ने अधिकतर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनको टारगेट बनाया, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे को इंक्लूजन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और शायद इसलिए उनके ऊपर थोड़ा रेगुलेटर भी लीनियंट रहता है। इस बात का गलत फायदा उठाते हुए हमने ये ऑब्जर्व किया कि अधिकतर नॉमिनी के अकाउंट इन लोगों ने इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में खुलवाए थे, और उसकी ही एक कर्मचारी को, जिसे जो बिजनेस डेवलपर की पोस्ट पे थी, उसे जेल भेजा, क्योंकि उसने इनके कई अकाउंट इस तरीके से खुलवाए थे। वो महिला दिल्ली की रहने वाली है। तो ये उन लोगों की संलिप्तता है। बिल्कुल, ये काफ़ी चिंताजनक बातें हैं और इससे आम लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, और इंश्योरेंस एक पूल है जहां पर बहुत से लोग अपना प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद जब क्लेम आता है तो उस पूल में से क्लेम दिया जाता है। तो अगर ओवरऑल क्लेम आउटगो बढ़ जाएगा तो फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो इस घोटाले को रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक, क्योंकि आपने काफी डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन की है और इस पूरे मामले को उजागर किया है? सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक दे शुड स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। जो भी हमारे केस है, हमने कुछ ऐसे केसेस भी उजागर किए जो कि पहले एक्सीडेंट का केस दिखाया गया था, उसमें एक्सीडेंट की एफआईआर हुई थी, और अननोन व्हीकल से एक्सीडेंट दिखाया था और उसमें एफआर लग चुकी थी, मतलब वो फाइल पुलिस ने क्लोज कर दी थी।
During our investigation of this insurance scam, we found that these cases were not accidents but they were premeditated murders. एक एक आदमी के नाम पे हमें 6 से 7 पॉलिसी मिली और वो पॉलिसी जो है 3-4 महीने के अंतराल में हुई। मान लीजिए जून में आदमी की पॉलिसी कराना शुरू किया, अक्टूबर तक इनफ पॉलिसीज हो गई कि अब इसे टपकाया जा सकता है, नवंबर में उसका एक्सीडेंट कर दिया। ऐसे हम लोगों ने 4 केसेस खोले जो कि हत्याएं थी और एक्सीडेंट करके पहले क्लोज कर दी गई थी। तो मुझे ये समझ में आया कि एक-एक आदमी के नाम पे 7-7 पॉलिसी खुल रही हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेयर इज़ द इंटर इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेशन? Why if it is being done on the same PAN number? IIB is an organization which has been set up only for this purpose. उसको इसीलिए बनाया गया है कि आप इंटर इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेशन करवाएं। एक पैन नंबर पे काफी सारी पॉलिसी खुल रही है तो आप उसको हाई रिस्क पॉलिसी बता के रेड फ्लैग करें ताकि और कंपनीज क्लेम देते वक्त उसमें और सतर्कता बरतें। तो इंटर इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम लोगों ने संभल में इंश्योरेंस कॉन्क्लेव करवाया था इसी उद्देश्य से कि सारी कंपनियां एक दूसरे को जाने एंड वी टुगेदर कम अप विद अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट सच फ्रॉड्स। तब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बताया कि ये पहली बार हुआ है कि लाइफ का सेगमेंट और जनरल इंश्योरेंस का सेगमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट सब एक छत के नीचे आए हैं। दे डोंट टॉक टू ईच अदर, जबकि जो नेक्सस के लोग हैं वो एक आदमी की जनरल भी पॉलिसी करा रहे हैं, हेल्थ वाली भी करा रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। तो दे नीड टू टॉक टू ईच अदर। डेटा शेयरिंग उन लोगों में रियल टाइम बेसिस पे होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट कि अगर आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर एक को ब्लैकलिस्ट किया एक इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ये फ्रॉडस्टर्स का भी एक लिस्ट प्रिपेयर होना चाहिए एंड इट शुड बी शेयर्ड विद द एंटायर सेक्टर कि ये बदमाश आदमी है, ये फ्रॉड करता है। एक तो इसकी पुलिस में कंप्लेन करो, पॉइंट 1। दूसरा, इसको सब लोग ब्लैकलिस्ट कर दो। सिर्फ इसको नहीं, इसकी कंपनी को भी और इसके अंडर काम करने वाले लोग को भी, क्योंकि वो सब ट्रेड जानते हैं। इन लोगों को आपस में बात करनी है। और बैंकिंग रेगुलेशन भी मैंने जैसे आपको पहले बताया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का रेगुलेशन हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा और मरे हुए लोगों का खाता खुलना, जो लोग मर चुके हैं उन लोगों का इंश्योरेंस का प्रीमियम कटना क्योंकि वो खाते टाइमली क्लोज नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें विचार करने की ई-केवाईसी को और रोबस्ट बनाना है, इम्पर्सनेशन को रोकना है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज फील्ड्स बट आई कैन से व्हाट आई फाउंड थ्रू माय इन्वेस्टिगेशन। तो इस पे हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे सरकार को भी संज्ञान देने की जरूरत है। तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपने इस मामले को IRDA, RBI या फिर केंद्र सरकार के सामने भी उठाया है, क्योंकि जो पूरा नेक्सस है वहां पर कई सारे रेगुलेटर से जुड़ी हुई एंटिटीज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पर सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपने इस मामले को सरकार के सामने उठाया है और किस तरह से सरकार इसमें कदम उठा सकती है? वो प्लान में है। हम लोगों ने अभी 30 जून को ही संबल पुलिस ने एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया था एंड उसका पर्पस यही था कि इंश्योरेंस सेक्टर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्री, RBI, IRDAI, IIB, जितनी भी काउंसिल्स हैं, प्लस ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड इन्वेस्टिगेशन कंपनीज, इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका एक दिवसीय हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखा था। और उसके अंदर ना ही सिर्फ मैंने पहले अपने इस केस के बारे में उनको PPT के माध्यम से समझाया, बट उसके बाद हमने कई पैनल डिस्कशंस वगैरह किए ताकि हम सब लोग इसके साथ सॉल्यूशंस लेकर आए और उन पे काम भी करें, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए। तो उसमें मिनिस्ट्री को इस सारी चीजों के बारे में अवगत कराया, IRDAI को भी कराया एंड वी हैव रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हम इसे आगे भी लेकर जाएंगे आदरणीय DGP महोदय के माध्यम से कि ये सभी को एक विस्तृत रिपोर्ट हमारी तरफ से जाए और जो भी लूप होल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम सभी लोग मिलके उनको प्लग इन करने का कोशिश करें। आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि क्या आपने पूरी जांच में ये भी पाया है क्या कि जो मोटर इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उससे जुड़ी हुई गड़बड़ियां भी हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पे मोटर इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए भी गड़बड़ियां की गई हैं, और किस तरह से वो गड़बड़ी की गई है वहां पर मोटर इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, क्या आपकी जांच में सामने आया है? बिल्कुल, हमें एक केस ऐसा मिला था, एक कंप्लेन मिली थी। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे बच्चे को टीबी था और उस मेरे लड़के को ले जाकर कुछ लोगों ने उससे उसके नाम पे वाहन निकलवा लिया है
और उसमें हमें एक कंप्लेन निकली कि जिस आदमी ने ये मेरे बेटे के नाम पे बाहर निकलवाया, उसने अपने पिता की भी आधार के मूल डेटाबेस में 21 वर्ष उम्र कम करा के पीएमजेजेवाई का भी लाभ करवाया और वाहन भी निकलवाए। जब इस एप्लीकेशन पे हमने काम किया, तो हम लोगों ने उस अक्यूज्ड को हम लेकर आए। उसके मोबाइल से हमें उसी के पिता के 2 आधार मिले। एक आधार में उसके पिता की उम्र डेट ऑफ बर्थ में 1955 ईयर ऑफ बर्थ है और दूसरे में 1976 है। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है? तो उसका ये कहना था कि मैम पीएमजेजेवाई का लाभ 50 साल की उम्र तक ही मिल सकता है। मेरे पापा हो गए थे 76 ईयर्स के, तो जब मेरे पापा इतने बड़े तो उनको 70 साल के, तो उनको तो लाभ नहीं मिल सकता था। तो आधार में 3,000 रुपए मात्र उन्होंने देकर आधार के मूल डेटाबेस में 21 वर्ष उम्र कम करा ली थी, एक फ़ोर्स्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट के माध्यम से। इस पे हमने एक आधार गैंग का भी खुलासा किया था, 4 लोगों को हिरासत लेके बदायूं से जेल भेजा था, जो इल्लीगली आधार के मूल डेटाबेस में चेंज कर रहे थे। तो इस सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुझे समझ में आया, ये बहुत बड़े स्केल पे ये चीज़ चल रही है। इस चीज़ की एक्चुअली मंडियाँ जब ऑपरेट कर रही हैं, तो इसका स्केल अलग ही होगा और ये भी इंटर स्टेट फ्रॉड है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुकृति जी, आज हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक तो हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद।